15 घंटे फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको ब्रेक्स लेने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा 3 साढ़े 3 बजे तक मैं नहीं पढ़ता था। मतलब मैंने कुछ फ़ोन चला लिया, डेस्क चला लिया, वैसा सब चीज़ मैं करता था। लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहना है इस चीज़ को लेकर। मेंस के पेपर का लेवल कैसा होता है और एडवांस के पेपर का लेवल कैसा होता है? और सवाल पूछने का तरीका, आप जेईई एडवांस से ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे। मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं, मैं चलता गया, मेहनत करता गया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और स्वागत है आप सभी का आज के हमारे पॉडकास्ट में। कभी कभी कुछ लाइनें एकदम परफेक्टली किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जेईई एडवांस 2025 के टॉपर राजित गुप्ता की। और सबसे खास बात यह है राजित की कि मैं कहूँगी इरादे मजबूत थे, मेहनत सही दिशा में उन्होंने की और इसीलिए जो उन्होंने चाहा वो उन्हें मिल गया। वो कोटा के ही रहने वाले हैं और उससे भी खास बात यह है कि उनके पिताजी भी एलन के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एलन और कोटा दोनों की ही लेगेसी की अगली पीढ़ी का ये कमाल है कि उन्होंने जेईई एडवांस्ड को टॉप किया है। बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ राजित गुप्ता का। राजित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा राजित, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी, बहुत मेहनत लगती है, जेईई मेंस के लिए भी लोग इतनी मेहनत करते हैं, जेईई एडवांस को क्रैक करना और उसे टॉप कर देना अपने आप में बहुत बड़ा कमाल है और आप कोटा के ही रहने वाले हो। पहला रिएक्शन क्या था फैमिली का, आपके फैकल्टीज़ का, कैसा लग रहा है फिलहाल? अच्छा लगता है, मेहनत करी है, रिजल्ट भी मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं बाकियों से बहुत कुछ अलग हूँ, मेरे बैचमेट्स जो है वो भी बराबर है। वो केवल एग्ज़ाम के दिन का होता है कि किसका दिन अच्छा है, वैसा उससे भी अच्छा खासा फर्क पड़ता है। ओके। अच्छा राजित, सबसे पहले जानना चाहेंगे इतनी कम उम्र में इतनी क्लैरिटी, इतना डेडिकेशन कैसे मेंटेन किया? क्लैरिटी तो गोल देख के आ जाती है कि हाँ आईआईटी बी जाएंगे या फिर कोई भी आईआईटी, ऐसा वो अच्छा ही होता है अपने आप में कि वो आपको अपने आप डेडिकेशन दे देता है कि हाँ मुझे करना है। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है अगर आपने ठान लिया कि हाँ मुझे कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। अच्छा राजित, क्योंकि आप 6th क्लास से एलन के साथ जुड़ गए थे, एक बहुत बड़ी जर्नी आपने तय की अपने सपने को पूरा करने के लिए। इस दौरान आपने टैलेंट टेस्ट भी दिया, ओलंपियाड्स भी आपने दिए हैं। ओके। अच्छा, बहुत कुछ किया, जेईई मेंस भी क्रैक किया, जेईई एडवांस को तो टॉप ही कर लिया। इतनी बड़ी जर्नी में क्या कभी राजित को कोई ऐसा मोमेंट आया जब उसको लगा हो कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, जिस सपने के लिए, जिस जुनून के पीछे मैं लगा हुआ हूँ? जैसे ही वो थॉट आता था मैं तुरंत उसको मतलब अपने दिमाग से निकाल देता था, क्योंकि वो थॉट आपको अंदर ही अंदर खाया जाता है कि हाँ मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप जर्नी बहुत लंबी है, मतलब आपको करना तो है ही सही, तो ये थॉट से कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा, आप आगे बढ़ते जाओ। ओके। अच्छा, कंपटीशन बहुत बड़ा है, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स हर साल जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं, यानी कि कंपटीशन सच में बहुत बड़ा है। और कोटा जैसी जगह पढ़ना, एलन के क्लासरूम में इतने सारे जो आपके स्टूडेंट्स थे, जो क्लासमेट्स थे, अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होते हैं। जी बिल्कुल। तो उस एनवायरनमेंट में खुद को कंपेयर करना कैसे बंद किया? फॉर एग्जांपल कभी मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं तो क्लासरूम में कैसा माहौल होता है और आप खुद को कैसे काम डाउन रखते थे जब मार्क्स कम आते थे? देखिए, जब आप पढ़ रहे होते तो कुछ फेजेस होते हैं कि इस फेज में आप सीख रहे हैं, उसके बाद फिर एक कंपटीशन वाली चीज़ आती है कि हाँ अब मेरा जेईई है 2-3 महीने में, 4-5 महीने में, जो भी, अब मुझे परफॉर्म करना है। तो जब आप सीख रहे हैं तब ये वाली चीज़ें आप साइड में रख दीजिए कि मेरी इतनी रैंक आ रही है क्लास में, मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें अभी आप रख दीजिए। अभी आपका गोल है सीखना, मैं कंसेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ, क्या अलग अलग तरीक़ों से मैं सवाल सॉल्व कर सकता हूँ, वो आपका मैक्सिमम पार्ट ऑफ एनालिसिस होना चाहिए। फिर जब आप उस स्टेज में आ जाते हैं कि हाँ अब कुछ महीनों में जेईई है, अब मुझे परफॉर्म करना है, तो नो डाउट आपको आपका रैंक वगैरह देखना चाहिए, लेकिन ख़राब रिजल्ट को आप मतलब ख़राब रिजल्ट आपको बॉदर नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बहुत ज़्यादा कि अरे यार ख़राब आ गया, क्योंकि सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड्स के साथ नहीं हुआ, सबके साथ होता है। तो आगे बढ़ो, उन सब चीज़ों को एक बार को नज़रअंदाज करो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। ओके। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स से हम सुनते हैं कि मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, मैं फ़ोन से बहुत दूर रहा अपनी इस जर्नी में, सोशल मीडिया मैंने ज़ीरो यूज़ किया है। अगर मैं राजित से जानना चाहूँ कि सोशल मीडिया क्या वाकई डिस्ट्रैक्शन है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? अभी सोशल मीडिया ज़रूरी तो है, देखो ये तो आपको भी मालूम है। जैसे व्हाट्सएप है तो उसके बिना आप नहीं जी सकते। देखा आपकी क्लासेस हो रही हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो व्हाट्सएप तो चाहिए होता है। आपके अगर आप कोटा में आके रह रहे हैं, आप के पेरेंट्स आपके होम टाउन में हैं, तो बात वगैरह करने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए फ़ोन तो ज़रूरी होता है, वो इंडिस्पेंसिबल है।
पर उसके अंदर आप अगर डिस्ट्रैक्शन की बात करें, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती है डिस्ट्रैक्शन के लिए, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे पर्सनली मैं, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ और टेलीग्राम यूज़ करता हूँ। व्हाट्सएप तो नॉर्मल जो कन्वर्जेशन होती है उनके लिए, और टेलीग्राम ज़्यादातर जैसे रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, आपको आइडिया होगा जो ऑडियंस है, तो उनके लिए यूज़ करता था। तो यही था प्राइमरीली। अच्छा राजत, जब भी कोई स्टूडेंट टॉप करता है तो हर कोई जानना चाहता है कि इसका डेली रूटीन क्या रहा होगा। क्या कोई बहुत फिक्स टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ आपने फॉलो किया, या फिर फ्लेक्सिबल अप्रोच रखी कि चलो कभी मन हुआ तो बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ाई कर ली, या कभी मन हुआ तो थोड़ी देर पढ़ लिया फिर आराम कर लिया? आपका कैसा था? पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। इनफैक्ट केवल पढ़ाई के मामले में नहीं, जो मतलब जो डेली के काम होते हैं कि खेलने जाना है, खाना खाना, इन सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था कि तुरंत शेड्यूल चेंज करता था अपने नीड के हिसाब से, कि आज मेरे को ज़्यादा होमवर्क मिल गया तो फिर थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया, थोड़ा कम भी पढ़ लिया। और वो मूड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था मेरे, कि आज नहीं पढ़ा जा रहा, आज मूड नहीं है, वैसा उसके हिसाब से भी चेंज करता था। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं होते थे कि आज पढ़ ही नहीं रहा, वैसा नहीं। आउटिंग वगैरह पे भी मैं कम जाता था, तो पढ़ाई के लिए सफिशिएंट समय निकालना ज़रूरी होता है। पर फ्लेक्सिबल रहिए तो उसमें क्या रहता है कि आपकी एनर्जी बची रहती है, देखा जाए आपका एंथुसियाज्म बचा रहता है कि ठीक है मैं थका नहीं हूँ, अभी मैं और थोड़ा पढ़ सकता हूँ, वैसा टाइप का रहता है। वरना मोस्टली हमने देखा है कि किसी ने एक दिन ठान लिया, एकदम से मोटिवेशन आ गया कि मैं 12 घंटे 15 घंटे पढ़ूंगा, फिर दूसरे दिन पता चला कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो खराब है। वो खराब है, वो बहुत ज़्यादा खराब है। आपका एक दिन आपने पढ़ा और ऑब्वियसली आप 15 घंटे फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको ब्रेक्स लेने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। फिर अगले दिन आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, ऐसी स्थिति आ रही, तो वो नो डाउट ख़राब है, क्योंकि एफिशिएंसी कम होती है, प्लस एक लंबी जर्नी है। आप एक दिन में बैठ के वैसे भी नहीं कर सकते। आपको वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हाँ आज इतना, कल इतना, कल परसों इतना। ओके अच्छा, एक बार मैं अगर रूटीन जानना चाहूँ, कब आप उठते थे, क्लासेस का टाइमिंग क्या था, फिर वापस आने के बाद क्या आप ब्रेक लेते थे, रेस्ट करते थे, उसके बाद पढ़ना शुरू करते थे, लाइक एक दिन का पूरा रूटीन कैसा होता था? हमारी क्लासेस मतलब थोड़ा टाइमिंग चेंज होता रहता था। जैसे कभी तो सुबह लगती थी, कभी शाम वाले बैचेस लगते थे। तो जब मेरी सुबह क्लासेस होती थी तो नो डाउट सुबह उठना ही पड़ता था। फिर जैसा 1-2 बजे तक मैं घर पहुंचता था, खाना खाता था, और रफली 3-3:30 बजे तक मैं नहीं पढ़ता था। मतलब मैंने कुछ फ़ोन चला लिया, डिस्माउस चला लिया, वैसा सब चीज़ मैं करता था। उसके बाद मैं पढ़ने बैठता था, और मैं रफली 7 बजे कुछ तक बस मैं पढ़ता था, और मेरी बहन आ गई तो उसके साथ थोड़ी बातें वगैरह कर ली। उसके बाद मैं थोड़ी देर खेलने चला जाता था, रफली 1 घंटा कुछ, फिर वापस आता था, खाना खाता था, फिर मैं जैसे 10 बजे के आसपास पढ़ने फिर से बैठ जाता था, और 11:30 बजे के आसपास सो जाता था। फिर जैसे जब शाम की क्लासेस होती थी तो मैंने अपनी पूरी साइकिल ही शिफ्ट कर दी थी। मतलब मैं सोता ही 2-3 बजे के आसपास था, और फिर आराम से सुबह उठता था। फिर जैसे ही सुबह उठता था, फिर नहाता था, फिर क्लास का समय हो जाता था, तो फिर मैं जाता था, फिर वही पूरे रात पढ़ते थे। उसमें मेरे ख्याल से बेटर होता है जब शाम की क्लास होती है, कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। वैसे बाकियों को ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बाकी सब हॉस्टल में रहते तो। अच्छा, जब आपने बात कर ही ली है ये वाली कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं, जो बाहर से कोटा पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि आप कोटा के रहने वाले हो, एलन भी यहीं, आपको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा, क्योंकि कोटा वालों को तो पता ही है कि आपको कहाँ जाना है अगर आपको जेईई या नेट की प्रिपरेशन करनी है। आपको कोटा में रहने का एडवांटेज मिला, या जैसे आपने अभी मेंशन किया कि बाकियों को तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो तो हॉस्टल में थे तो वो शायद कभी भी किसी भी टाइम पे पढ़ाई कर सकते हैं? एडवांटेज मतलब थोड़ा तो होता ही है, पर ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ रहा है। जैसे मेरे क्लासमेट्स हैं, तो उनसे मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि अरे यार तू तो कोटा का ही है, तो तेरे को दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, वैसा वाला कभी डिस्कशन नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि आप हॉस्टल में रह रहे होते हैं, वहाँ पे जो वार्डन वगैरह होते हैं वो भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, आपके दोस्त होते हैं हमेशा आपको संभालने के लिए। दोस्त अच्छे ज़रूर बनाना वो ध्यान रखना। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा। अच्छा, आपने अभी कहा दोस्त अच्छे ज़रूर बनाना, तो इस जर्नी में क्या वाकई फ्रेंड्स होना ज़रूरी है, वो भी अच्छे फ्रेंड्स होना ज़रूरी है, और वो कैसे हेल्प करते हैं आपको? फ्रेंड्स तो होने ही चाहिए, मतलब ना चाहते हुए भी बन जाते हैं। हाँ। एजुकेशन में भी हेल्प करते हैं, जैसा आप क्लास मिस कर दिया वो सब चीज़ें, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प कर सकते हैं। नहीं तो जैसे आप खेलने जा रहे हो तो आपको दोस्त चाहिए। अगर जैसे आपको आपका मन हल्का करना है तो आप अपने दोस्तों से खुल के बात कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप मतलब उससे बात ही नहीं कर पा रहे, वैसा वाला दोस्त।
ओके। एक अच्छा दोस्त होना ज़रूरी है और वो बनाना ही चाहिए। अच्छा, पढ़ने के अलावा क्या क्या पसंद है आपको? क्योंकि अभी आपने मेंशन किया कि दोस्तों के साथ खेलने भी जाना ज़रूरी है, तो क्या मानते हो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी थोड़ा ध्यान बच्चों का होना चाहिए, अदर एक्टिविटी ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है। मतलब स्पोर्ट्स तो मुझे मेरा है स्पोर्ट्स। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो पेंटिंग वगैरह भी कर लेते हैं, तो उनका उसके तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन ज़्यादा है, तो वो भी अपने आप में एक अच्छी एक्टिविटी है, जिससे मतलब कुछ ऐसा जिससे आप पढ़ाई से थोड़े समय के लिए दूर हो जाए, आपके दिमाग में पढ़ाई थोड़े समय के लिए ना आए और आप थोड़ा फ्री फील करें कि हाँ मैं मेरे मन का कुछ कर रहा हूँ, तो वो ज़रूरी होता है। आपको क्या पसंद है? आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? मेरी एक छोटी बहन है। ओके। हाँ, तो उसके साथ मस्ती करना। अच्छा, चलिए, बहन की बात आई गई, फैमिली में कौन कौन है? पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, और फिलहाल आपकी छोटी बहन जो है वो क्या कर रही हैं? मेरे पापा BSNL कोटा में काम करते हैं और मेरी माँ JDB कॉलेज कोटा में प्रोफेसर है। मेरी बहन तो अभी 6th क्लास में ही है। ओके। अच्छा, वो बहुत तंग करती होगी आपको? इन जनरल घर में जैसे होता है, भाई बहन में फाइट्स भी होती है। हाँ, अरे इसलिए तो मैंने बोला ना आपको कि शाम को पढ़ना मैं ज़्यादा जैसे शाम की क्लास में ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि फिर वो नहीं आएगी। ओके। अच्छा, जैसे कि मुझे पता है कि आपके जो पापा हैं वो भी एलन के स्टूडेंट रह चुके हैं, क्या उनकी कोई गाइडेंस मिली, या ये उन्होंने ही आपको बोला कि अगर आपका JEE में इंटरेस्ट है या JEE की तरफ ही जाना है तो एलन ही ज्वाइन कर लो? इसमें क्या कुछ कहानी है? आपको मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने एलन JEE के लिए ज्वाइन किया था। 6th क्लास में किसको पता होता है कि एलन। जहाँ पे मैं पढ़ता था तो वहाँ पे एजुकेशन का क्वालिटी पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मेरे पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर हमने एलन ज्वाइन किया था। ओके। कि हम एक्सपेक्ट करते थे और मालूम ही था, देखो सबको मालूम है कि एलन में पढ़ाई की क्वालिटी बाकी जगहों से अच्छी होती है, इसलिए हमने ज्वाइन किया था। तो 10th क्लास के बिगिनिंग तक तो हमने मतलब जो नॉर्मल पढ़ाई होती है वही सब की थी। उसके बाद हमने, आपको मैं बताता हूँ, मैं 10th क्लास के शुरुआत में पहले मैं मेडिकल के बैच में बैठा था। Yes. मेडिकल के बैच में भी गए हैं? हाँ, नहीं मतलब 1-2 दिन गया था ऐसा। ओके, मतलब उस टाइम पे शायद आप अपना माइंड मेकअप ही कर रहे थे कि मैं करूँ क्या, किस तरफ जाऊँ? ओके। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया 10th क्लास के शुरुआत में कि चलो JEE कर लेते हैं, वो थोड़ा टफर साइड पे लग रहा है तो वो कर लेते हैं। ओके। ऐसा कोई मन बना के थोड़ी आता है 6th क्लास से कि मेरे को JEE करना है। एग्जैक्टली। पर पापा का उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, नो डाउट। तो 6th क्लास से पहले भी पापा ने मेरे को 2-3 बार ट्राई किया था फिज़िक्स पढ़ाने का। मेरे पापा का फिज़िक्स फेवरेट है। ओके। तो उन्होंने ट्राई किया था, तो हो सकता है उसके कारण एक मेरा भी इंक्लिनेशन बना हो सकता है। ओके। अच्छा, एक चीज़ तो खैर आपने बहुत अच्छी बताई कि आफ्टर 10th आपने ये सोचना शुरू किया था। ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि हो सकता है कि 5th या 6th से ये बच्चा कैसे सोच पा रहा था कि मुझे क्या बनना है। चलिए, एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? अभी आपने बताया कि आपके पापा आपको फिजिक्स बहुत पढ़ाया करते थे, फिजिक्स पसंद है? और एक चीज़ और मैंने अभी सुनी आपसे, आपने कहा कि मैं JEE की तरफ इसलिए गया कि मुझे लगा ये ज़्यादा टफ है। इसके पीछे क्या आपका माइंड है? देखिए, कॉमर्स मेरे बस की नहीं है, ये मैं मान रहा हूँ, है ना। Okay. तो मेरे पास अभी मेरे नज़र में 2 ही ऑप्शन थे कि या तो मैं डॉक्टर बनूँ या फिर मैं इंजीनियर बनूँ। तो जब आप JEE के लिए पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छा रहता है। इस साल तो खैर उल्टा हो गया, पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री में लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छा रहता है। और जैसे बायोलॉजी है तो मेरे ख्याल से उसको मैं मेमोराइज़ करने वाला पार्ट ही मानूंगा। तो अगर आप जैसे शुरू कर रहे हैं 10th में कि आप मेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं, फिर आप 11th एंड या फिर कभी डिसाइड करते हैं कि नहीं मेरे को JEE देना है, तो आप उल्टा नहीं जा सकते। आप मतलब पहले आपने 2 साल जो है वो थोड़ी सी लोअर ग्रेड की आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी, तो आप उल्टा नहीं जा सकते। पर जब आप JEE के लिए शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आप कोई भी पॉइंट पे आप बायो के लिए स्विच कर सकते हैं। ओके। इसलिए मैंने इंजीनियरिंग चूज़ ओके। अब चलिए, बायो मैथ सबकी बात हो ही गई है, तो राजित अपने तीनों सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करते थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को आप कितना कितना टाइम देते थे, या फिर अपने हिसाब से कि चलो अभी मेरा इसमें ज़्यादा मैं वीक हूँ या इसमें मेरा कुछ सही नहीं चल रहा है, इसमें मैं मिस्टेक्स ज़्यादा कर रहा हूँ, उस हिसाब से डिसाइड करते थे कि इस वीक में कैसे पढ़ाई करूँगा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूँगा? पहला तो हमारे सीनियर्स ने कहा था और मैं भी कहूँगा, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाना। ओके। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहना है इस चीज़ को लेके। और जहाँ तक बात आती है सब्जेक्ट वगैरह की, तो मैं बहुत ज़्यादा तो बैलेंस नहीं रख पाता था। मतलब थोड़ा वो मेरे मूड पे भी डिपेंड करता था, पर एकदम ऐसा नहीं कि केवल मैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट ही पढ़ रहा हूँ या फिर वैसा कुछ कि यार इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होगी तो केवल वही करा जा रहा हूँ, वो मैंने नहीं किया। बाकी तो जो मैक्सिमम पार्ट है आपका दिन का, वो आपके होमवर्क से डिसाइड होने वाला है कि टीचर कितना देते हैं, क्या देते हैं।
और उसके अंदर भी मतलब अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आज ये नहीं कर पाऊंगा मैं, जैसे कभी कभार हो जाता है कि होमवर्क थोड़ा ज़्यादा हो गया दिन के हिसाब से, तो फिर आपको अपने ऊपर थोड़ा सा रखना है कि मुझे कितना किसके ऊपर देना है। बहुत ज़्यादा ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आप सबको बराबर दें, आप अपने थोड़े से अपने हिसाब से दीजिए कि आपका कौन सा चैप्टर कैसा है, कौन सा टॉपिक कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है ये, मैं नहीं बता सकता। ओके अच्छा, अब जब टीचर की आपने बात कर लिया, होमवर्क भी आपने मेंशन किया, एलन क्लासरूम का कैसा माहौल होता है? क्या जैसे हमें लगता है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, पूरा टाइम बैठ के पढ़ रहे होते हैं, या मस्ती मजाक फन भी होता है? और कैसी टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है? जब आप 11th में शुरू करेंगे तो टीचर्स के लिए आप नए होंगे, टीचर्स आपके लिए नए होंगे, पर जब तक आप 12th एंड तक पहुंचते हैं तो मतलब वो टीचर्स आपसे मतलब बहुत ज़्यादा फेमिलियराइज हो जाते हैं। आप टीचर को अच्छे से जानते हैं, टीचर आपको अच्छे से जानते हैं, और मतलब आपकी गलतियाँ वगैरह सब कुछ गलती, वो तो एकेडमिक पार्ट हो गया। जो नॉन एकेडमिक पार्ट है वो भी उनको एक रफ आइडिया लग जाता है कि ये कैसा है, बोलचाल में कैसा है, वो भी एक बाय नेचर बाय पर्सनैलिटी कैसा है, वो पता पड़ जाता है। तो वो एक अच्छी चीज़ रही। और आपने बात करी क्लासरूम में कैसा माहौल रहता है, तो जब भी हमारा ब्रेक होता था, इतना मैं अश्योर कर सकता हूँ, पढ़ता तो कोई नहीं था। ओके पढ़ता कोई नहीं था, जो पढ़ता था उसको हम पढ़ने नहीं देते थे। तो ओके बस ऐसा। तो मतलब मस्ती होती है। हाँ। ओके अच्छा चलिए, रिवीजन का नोट्स बनाने का राजित सबका अपना अलग तरीका होता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे आपका क्या पैटर्न था, क्या जेई में बहुत रट्टे मार के पढ़ाई करने पड़ते हैं, लाइक फार्मूलाज या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत याद करके रखनी पड़ती है, या अगेन समझ के आप पढ़ाई करते थे कि कौन सा कैसे मैं फार्मूला अप्लाई करूं? आपका क्या तरीका था? 9th क्लास में मैंने NACJS के लिए प्रिपेयर किया था, जूनियर साइंस ओलंपियाड, आप जानते ही होंगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक रफ आइडिया आपको मिल जाता है कि फिज़िक्स में क्या होता है, कितना होता है। वो उनका गोल क्योंकि ये रहता है कि आपको 1 साल में पूरा बाकी अगले 3 साल का कोर्स कराने का, तब एक रफ आइडिया रहता है कि क्या क्या चैप्टर्स में क्या क्या होता है। तो मैंने वो बस एक बार याद कर लिए, अगले 3 साल मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। फिज़िक्स के पॉइंट से बता रहा हूँ मैं। मैथ्स मैंने पहली बार 10th में पढ़ी थी, मतलब जेई मैथ्स मैंने पहली बार 10th में पढ़ी थी। और मैथ्स में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं कि याद करना है, आपको ट्रिक्स याद करनी है, आपको थोड़ा दिमाग चलाना, आपको याद करना है। ये थोड़ा सा अजीब सा स्टेटमेंट है, पर आपको मैथ्स में आपको फार्मूलाज बहुत ज़्यादा याद नहीं करने रहते, मतलब नाम मात्र फार्मूलाज होते हैं, पर आपको जो थॉट प्रोसेस होता है वो आपको याद करना रहता है। और वो मेरे ख्याल से क्लास में बैठ के जब आप अच्छे से नोट्स बनाते हैं, उन्हीं को बार बार रीड करते हैं, तो उससे अपने आप बिल्ड हो जाता है। और केमिस्ट्री के पॉइंट से अगर आप कह रहे हैं रिवीजन के बारे में आपने पूछा ना, तो वो तो NCERT और नोट्स वो करना ही पड़ेगा, मतलब वो अवॉइड नहीं कर सकते आप। ओके और जितना जल्दी शुरू करो उतना बढ़िया है। अच्छा, एग्ज़ाम से ठीक पहले आप क्या करते थे? क्या आपने शॉर्ट नोट से ही पढ़ाई करते थे? आपने कैसे किया? अगर मैं जेई मेंस की भी बात करूँ, जेई मेन का जब आपने एग्ज़ाम दिया, जब आप जेई मेंस दे रहे तो पर्सनली मैंने तो फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ना मतलब ना के बराबर कर दिया था एकदम, क्योंकि फिज़िक्स और मैथ्स में नियरली जितने भी फार्मूला होते हैं ऐसे तो बहुत कम से होते हैं, पर वो याद हो जाते हैं एकदम, और ट्रिक्स वगैरह भी आपको याद हो जाती है। अगर आप एकदम सोच रहे आखिरी समय पे करना है तो वो ऐसे भी नहीं होने वाला, तो उसको वैसे भी छोड़ना है। आपका मेन एम्फेसिस होना चाहिए केमिस्ट्री पे, और केमिस्ट्री में भी NCERT, और आपके जो क्लास नोट्स हैं वो बार बार रिपीटेड रिवीजन करना था। एग्ज़ाम से जस्ट पहले की अगर आप बात करें तो पर्सनली मैं तो NCERT में जो डेटा टेबल थी वो एक बार देख के गया था कि डेटा किस तरीके से वेरी करता है, वो सब एक हल्का आइडिया होना ज़रूरी है जेई मेंस के केस में। जेई एडवांस में तो वो भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बस वही रिपीटेड रिवीजन है, जो फैक्ट्स है जो NCERT में दिए हुए और कहीं नहीं है, तो वो याद करिए आखिरी समय में। अच्छा राजित, हमने बहुत बार ना स्टूडेंट से सिली मिस्टेक्स के बारे में बहुत सुना है, मतलब इवन मैं जो रिपीटर बच्चे हैं उनके लिए भी कहूँगी कि वो हमेशा कहते हैं कि जो लास्ट ईयर जितनी भी मैंने सिली मिस्टेक करी वो मैंने अब नोट कर ली है, मुझे लगता है अगर मैं वो अवॉइड कर दूँ तो बहुत कुछ हो सकता है। और एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद में जो आपके एलन में होते थे, लाइक मॉक टेस्ट या मेजर टेस्ट जो भी होते थे, उस समय पे कितना कुछ आइडिया लग जाता है एक स्टूडेंट को खुद के बारे में कि यार मैं किन चीज़ों में मोस्टली गलतियाँ कर रहा हूँ, और उनको फिर नेक्स्ट टाइम के लिए कैसे सुधारते हो? वो एक मतलब एनालिसिस तो आता ही है। अगर आप एलन में पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक एलन डिजिटल अकाउंट होगा, तो उसके ऊपर वो टेस्ट का रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के साथ एनालिसिस भी आता है कि आपके इस चैप्टर में ये इतने इतने मार्क्स हैं, उसको देखिए, कहीं नोट करिए, या फिर मतलब अब तो इम्प्रूवमेंट बुक नाम की भी एक चीज़ है, तो वहाँ पे आप जाके अपने मिस्टेक्स को वापस देख सकते हैं। पर मैं सजेस्ट करूँगा अगर कहीं कुछ गलती हो रही है, अगर फिजिक्स और मैथ्स में कहीं कुछ गलती हो रही है तो तुरंत एक बार नोट्स देख लो, मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ने बैठना है, वो जो छोटा पार्ट है जहाँ पे गलती हो रही है वो केवल देखो। और केमिस्ट्री में तो मतलब पीसी में तो जो गलती हो रही है वो वही वाला फिजिक्स मैथ्स वाला फॉर्मूला लगेगा,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एक बार सजेस्ट करूँगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि पूरा टॉपिक एक बार देख डालो। उससे क्या होता है कि जल्दी हो, मतलब बार बार आप समझिए कि आपने एक गलती करी, उसके कारण आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, तो वो जब तक एंड तक जब आप पहुँचेंगे तो आप मतलब बहुत बार रिवीजन कर चुके होंगे, तो वो मैं सजेस्ट करूँगा। ओके अच्छा राजित, डाउट्स आना अच्छी चीज़ है ना? तो राजित को मोस्टली जब डाउट्स आते थे तो क्या पहले आप लोगों का जो पीयर ग्रुप है या जो क्लास में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो अच्छे दोस्त बन गए, उनसे डिस्कस करते थे, या डाउट काउंटर पे जाके, या खुद ही जब क्लासरूम में फैकल्टी पढ़ा रहा है तभी उन्हें अप्रोच कर लेते थे? आपका क्या वे था? इन प्रिंसिपल करना तो ये चाहिए कि पहले एक बार दोस्त से पूछना चाहिए, फिर डाउट काउंटर पे जाना चाहिए वैसा। पर हमारे यहाँ पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे थे अलग अलग सब्जेक्ट के, वहाँ पे जिसको भी जो भी डाउट हो वो डाले, और हम में से जो भी जब भी फ्री हो तो उसको देख ले। तो उससे क्या रहता था कि एक तो ये हो जाता था कि जिसका डाउट है उसका डाउट सॉल्व हो जाता था, और जैसे से ए और बी दो लोग थे, ए का डाउट था, बी ने सॉल्व कर दिया, मैं भी देख सकता हूँ और मैं भी कुछ सीख सकता हूँ उससे, है ना? तो वो एक फ़ायदा रहा था। फिर हमारा दूसरा होता था डाउट काउंटर पे जाना, और अगर पॉसिबल है तो जो डाउट है क्लास में क्लियर करो। से आपका डेवलपमेंट होता है, आपके क्लासमेट्स का डेवलपमेंट होता है, वो तो होता ही है। प्लस क्या होता है कि टीचर की क्लास में बताने की थोड़ी सी टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि सारे बच्चों का डेवलपमेंट होने वाला है, तो वो अगर आप कोई डाउट पूछ रहे हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट से वो क्लास में बताएंगे, नो डाउट। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जब सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और उनसे हमने मोस्टली सुना है, इवन कमेंट्स में बहुत बार देखा है, जब भी हम कोई वीडियोस अपलोड करते हैं उसके नीचे वो लोग अपने सीनियर से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि मैंने तो इतना मटेरियल पढ़ा था, लाइक मैंने अपने कोचिंग का भी पढ़ लिया, मैंने वो टेस्ट सीरीज़ भी ले ली थी, मैंने उसका ऑनलाइन प्रोग्राम भी देख रहा था, और अगेन उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और ये टॉपर या फिर ये सीनियर भैया तो बोल रहे हैं कि इनका तो सिर्फ इसी से हो गया। तो आप इसमें क्या कहोगे? क्या बहुत सारी चीज़ें लेकर फिर तैयारी करनी चाहिए, या जो कर रहे हो उसी पे फोकस करो? आप आगे कैसे बढ़ेंगे जब आपको आपकी नोट्स की चीज़ें याद होगी, और वो एकदम मतलब ऐसा कंठस्थ होनी चाहिए, वो एकदम कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और वो उससे नहीं होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर लेता हूँ अलग अलग जगह से मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व कर लेता हूँ, उससे नहीं होगा। एक ही चीज़ करो और बार बार करो। जैसे हमने मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैंने मेरे आलन का मॉड्यूल कम से कम मतलब ऐसा कुछ चैप्टर्स 3 बार, कुछ चैप्टर्स 2 बार किया, कोई और जगह का मैंने कुछ नहीं किया। जब असाइनमेंट्स मिलते थे वही बार बार किए, और वही मेरे ख्याल से की टू सक्सेस होता है। बहुत ज़्यादा आप अगर नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर पीछे लगेंगे तो एक तो टाइम वेस्ट होता है उससे, और बहुत ज़्यादा लर्निंग नहीं हो पाती। जितनी लर्निंग आप बार बार रिपीट करने से, चीज़ों को रिपीट करने से आप सीखते हैं, वो अनमैचेबल है मतलब। ओके अच्छा, एग्ज़ाम जैसे आपने स्टार्टिंग में एक चीज़ मेंशन करी थी कि वो दिन डिसाइड करता है जिस दिन आप मेन एग्ज़ाम देने जाते हो, उसकी क्या राजित ने कोई स्ट्रेटजी पहले बनाई थी कि इन 3-3.5 घंटों में मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं क्या करूँगा, कैसे खुद को काम डाउन रखा, क्या कुछ था? हमें तो बताया गया था कि इस साल नीट का पेपर टफ आया तो तुम्हारा भी टफ आएगा, तो हम तो उसके हिसाब से गए थे मतलब। फिर जब पता पड़ा कि उतना टफ नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया था। पर मुझे लगता है ये आपकी खासियत है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम रिएक्शन रिकॉर्ड करने गई थी स्टूडेंट्स के। अच्छा। और मुझे याद है एक भी स्टूडेंट ने मुझे नहीं बोला था, जेई एडवांस के पेपर की मैं बात कर रही हूँ, सब ने कहा था फिजिक्स बहुत टफ आई है, क्वेश्चन छूट गए हैं, इवन मैथ के लिए भी सब लोग कह रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगेन क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से की है, इसलिए आपको वो पेपर शायद इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। पिछले साल से कंपेयर करूँ तो मेरे ख्याल से ओके। पिछले साल नहीं, उनसे मतलब कुछ जो ऐसा 2022-21 वाले पेपर तो उनसे आपको ही बेटर लगा इस साल वाला पेपर का लेवल जो था? थोड़ा मतलब ऐसा हल्का लगा बेसिकली, है ना? ओके। तो और वैसे भी हाइप कर ही दिया था टीचर्स ने कि इस साल थोड़ा मुश्किल आएगा, तो हम तो उसके हिसाब से गए थे। लेकिन जब देखा कि पेपर ठीक है तो तुरंत स्ट्रैटेजी चेंज करी। जैसा मतलब कि जल्दी जल्दी करना है सवाल, वैसा कुछ नहीं रखा। मन को शांत रखो थोड़ा, जितना हो रहा है करके वो बेस्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली बेस्ट होगा। कि ऐसा नहीं कि अरे यार जल्दी ज़्यादा कर लेता, वो भी नहीं होना चाहिए। मन को शांत रखो, जितना हो रहा है करके आओ और सही करके आओ, क्योंकि नेगेटिव मार्क भी होता है, आपको मालूम ही है। तो वो एक चीज़ रही। बाकी टेम्परामेंट कंट्रोल की तो प्रैक्टिस एलन के टेस्ट ने करवाई, और इतने साल से टेस्ट देते आ रहे तो हो गई वो। मतलब एग्ज़ाम फियर नहीं था मेन डे? नहीं, बिल्कुल नहीं था। मतलब एग्ज़ाम से जस्ट पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ, एक बस हम मंदिर गए थे, वो एक नई चीज़ थी, बाकी कुछ अलग नहीं था। ओके, जो एलन में टेस्ट दे रहे हो वो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि आपको उस दिन कुछ भी मतलब डिफरेंट मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि मेरे स्कोर का टेस्ट है। बहुत ज़्यादा कुछ मेरे को पेपर में के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत डिफरेंट है। ओके।
ना तो एनवायरनमेंट वाइज थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन पेपर एकदम वैसा आएगा जैसा एलन के स्कोर में आया था। पर्सनली मेरे को ऐसा लगा, तो ये एक रीज़न हो सकता है आप एलन ज्वाइन करें। ओके अच्छा राजित, जेई मेंस के बाद जेई एडवांस के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी अलग थी या फिर अलग थी? डेफिनेटली। तो मैं दोनों का एक कंपैरिजन भी आपसे चाहूँगी, लाइक मेंस के पेपर का लेवल कैसा होता है और एडवांस के पेपर का लेवल कैसा होता है, और प्लस जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि दोनों में क्वेश्चन बहुत अलग तरह से पूछे जाते हैं, है ना? पढ़ाई आपने सेम ही करी है वही 1 साल 2 साल, लेकिन क्वेश्चंस पूछने का वे चेंज हो जाता है, तो वो क्या है? जेई मेंस के एक तो पहले तो लिमिटेशन है कि आप मल्टीपल करेक्ट सवाल नहीं पूछ सकते, इंटीजर टाइप भी लिमिटेड आते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटालिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और डिफ़िकल्टी वगैरह पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मतलब शायद यही चीज़ें जो जेई एडवांस को रिलेटिवली ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाती हैं। प्लस सवाल पूछने का तरीका, अगर कुछ बहुत ज़्यादा इनोवेटिव सवाल है तो उसको आप जेई एडवांस से ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ जेई एडवांस से ज़्यादा इनोवेटिव कोई सवाल आएगा। बाकी जेई मेंस में सिंगल करेक्ट होने के कारण थोड़ा एडवांटेज रहता है। और पढ़ने के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो जेई मेंस के लिए आपको एनसीईआरटी थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ओके जेई एडवांस के लिए पढ़ना ऐसा नहीं कि जेई एडवांस ने छोड़ दिया, पर जेई मेंस के लिए मतलब आपको जो छोटी छोटी चीज़ें भी है ना जो एनसीईआरटी में कहीं कहीं छुपा के रखी, वो भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कब कहाँ से क्या आ जाए आपको नहीं पता। जेई एडवांस में ये थोड़ा रेयर होता है, पर जेई मेंस में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, तो आपको करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर पेपर सब में ही करने हैं, वो अवॉइड नहीं कर सकते आप। ओके अच्छा, हर बच्चे के लिए मैं कहूँगी एक माँ का रोल ना बहुत बड़ा होता है उसकी लाइफ में ना। वो हमारी दोस्त भी होती है, वो माँ भी होती है, वो गुरु भी होती है, वो हमें डांट भी रही होती है। और आपकी मम्मा जैसा आप कह रहे हैं टीचर है, आई थिंक लेक्चरर है, प्रोफेसर। ओके। तो बचपन से बहुत हेल्प मिली इस चीज़ में कि माँ वैसे भी गुरु होती है और आपकी मम्मा एक्चुअल में भी टीचर है। तो कैसा बॉन्ड आप अपनी मम्मा के साथ शेयर करते हो? वो भी जब देखेंगे वीडियो तो खुश हो जाएंगी कि आपने कोई मोमेंट शेयर किया है। क्या बताऊँ, मतलब अभी मैं, माँ तो माँ होती है, उसके अंदर थोड़ी कुछ हमेशा हेल्प की माँ ने, कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं नहीं कर रही। अच्छा, आप माँ ही बोलते हैं? हाँ ओके, माँ ही बोलता हूँ मैं, शुरुआत से यही आदत है। तो वो मतलब मुझे लग रहा है कि बताने हाँ, लायक नहीं है, एग्जैक्टली वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। यस, मैं समझ रही हूँ। माँ का प्यार होता ही ऐसा है। इवन मुझे अच्छा लग रहा है कि जैसे मम्मी मम्मा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप माँ, क्योंकि उसमें एक्चुअल में एक फील आता है, बचपन से यही सिखाया गया। तो अच्छा ओके। अच्छा चलिए एक बताइए, कोई ऐसा टॉपिक या कोई मोमेंट जो आपको एलन में या क्लासरूम का याद हो, जो कभी इमोशनल हो गए हो, ऐसा कुछ टाइम रहा कि फॉर एग्जांपल जेई एडवांस के एग्ज़ाम से पहले या जेई मेंस के एग्ज़ाम से पहले, जब से आप सब दोस्तों को पता हो कि यार अब तो फाइनली सब अलग होने वाला है या सबकी राह बहुत अलग अलग हो जाएगी, कोई किस कॉलेज में जाने वाला है, तो क्या ऐसा था कि सब लोगों ने आपस में बात की हो या कुछ इमोशनल मोमेंट हुआ? एग्ज़ाम के बाद हो रहा है, एग्ज़ाम से पहले इतना सोचने का समय नहीं था। ओके, अभी लग रहा है हाँ, मतलब फ्रेंड्स लोग आपस में बात कर रहे हो? व्हाट्सएप तो ही करी, तो हम आपस में बात करते हैं, कभी कभी कुछ खेल भी लेते हैं। अभी बहुत सारे तो मेरे फ्रेंड्स कोटा में ही हैं और बहुत सारे मेरे कॉलेज में भी रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। पर हाँ, वो थोड़ा सा एक रहता तो है कि 10th 11th 12th उनके साथ पढ़ी है तो अलग हो रहे, तो थोड़ा तो है अंदर से, पर क्या करें। ओके अच्छा, वैसे इस तरह की बातें भी होती होंगी कि कौन सेम कॉलेजेस में जाने वाला है, तो वहाँ क्या करने वाले हैं? नहीं। ओके, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हम एंटरटेन नहीं करते थे क्लास के अंदर, मतलब कि किसका कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, क्लास में सब एक जैसे। नाइस। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स सीख सकते हैं जो फिलहाल जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, ड्रीम कॉलेज क्या है? वैसे इसका आंसर मुझे लगता है मुझे भी पता है, बट कुछ महीने पहले तक मैं बताता हूँ। ड्रीम कॉलेज था कि जो बेस्ट रैंक पे मिलता है वो है। ओके। अभी रिजल्ट आने के बाद एक आइडिया है मुझे कि आईआईटी भी है अभी ड्रीम कॉलेज, मिलने के बाद हो गया। ओके, मतलब आईआईटी बॉम्बे जी। ओके, क्या लेने वाले हो, क्या सोचा है? कंप्यूटर साइंस। ओके, जो सारे लेते हैं सीएस ब्रांच, ठीक है। अच्छा, लाखों स्टूडेंट हर साल जेई के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कोटा आते हैं, और एक बेस्ट एडवाइस जो आप उन्हें कर पाओ, क्योंकि आप यहीं से हो, 6th क्लास से एलन के साथ जुड़े हुए थे, अगेन जेई का आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मेंस और एडवांस दोनों में मैं कहूँगी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि कोई एक बेस्ट एडवाइस जो आप उन्हें कर पाओ। और प्लस ये सब चीज़ें कितनी हेल्प करती है, लाइक आपने टैलेंट एक्स भी दिया है, ओलंपियाड्स में भी आपने परफॉर्म अच्छा किया, ये सब चीज़ें आपकी जर्नी में कितना इम्पैक्ट डालती है? बाहर के स्टूडेंट को ओवरऑल एक एडवाइस करना चाहो तो? मैं पहले प्लस पॉइंट में बताना चाहूँगा मेरा एलन जल्दी ज्वाइन करने का। उससे आपका क्या थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाता है कि नो डाउट स्कूल से बढ़िया पढ़ाता है एलन में, कोई इसमें संदेह ही नहीं है,
तो आपका एक एप्टीट्यूड बिल्ड हो जाता है कि थोड़ा सोचने का प्रोसेस अच्छा डेवलप होता है। तो जैसे मैं बताता हूँ, जब मैंने 6th क्लास में ज्वाइन किया था तो ऐसा थोड़ी कि मेरे सारे क्लासमेट्स कोटा से थे, हार्डली कोई कोटा से था। वो भी ऐसे ही थे कि 6th क्लास में ही पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेके आ गए। वो अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टेप था डेवलपमेंट के थ्रू, डेवलपमेंट के डायरेक्शन में। तो मैं पहले तो एडवाइस करूँगा कि जितना जल्दी ला सके ले आइए, कुछ ऐसा नुकसान नहीं होता बच्चे का, वो उतना ही खेलने वाला है अगर आप उसको अलाउ करें, और मेरे ख्याल से करना चाहिए अलाउ। तो कोई नुकसान नहीं होगा जल्दी लाने से, तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। अब अगर आप नीट और जे एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहे हैं तो मेहनत करो, सफलता मिल जाती है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, मतलब दुनिया जानती है नहीं होता। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं चलता गया, मैं थका नहीं, मैं रुका नहीं। और मुझे लगता है जीतने के लिए ना सच में सबसे ज़्यादा मेहनत ही लगती है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, वो भी कंटिन्यू कर रहे हो, तो मंजिल आपकी ज़रूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ज़रूरी होती है राजित आने के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। वाकई जानकर बहुत कुछ मज़ा आया। जैसे आपने कहा कि शुरुआत में आपने एक लाइन मेंशन करी थी कि मैं बाकियों से कुछ बहुत अलग नहीं हूँ, मैं बाकियों जैसा ही हूँ। तो डेफिनेटली, लेकिन आपने वही छोटी छोटी चीज़ों से जो अपनी जर्नी बनाई है, जो छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए आप आगे बढ़े हो, वो अपने आप में मैं कहूँगी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो वो सीखें और डेफिनेटली ये पॉडकास्ट देखें कि क्या कुछ राजित ने किया जो आपको भी फॉलो करना चाहिए। अंत में कुछ कहना चाहोगे राजित? मेहनत करो मेहनत करो सही में, क्योंकि आप समझिए आपकी मेहनत ही है जो आपको आगे लेके जाएगी। मैंने बताया ना, मैं बहुत कुछ अलग नहीं हूँ बाकियों से, पर मैं मेहनत बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली करता था, तो आई गेस उसने हेल्प किया मुझे आखिरी दिन पे। तो मेहनत करो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। और चलिए इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं किसी और टॉपर की स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे और आपको वो भी बहुत कुछ सिखा के जाएगी। नमस्कार।